नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आईबीएसईआईओ 2020-21 के लिए जो हम जीए और जीएस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसके सेट 9 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट 9 है, इसमें हमने कौन-कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को कवर कराया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप होगा, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपको बताना है। तो 2022 का जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा, उसकी मेजबानी करेगा कतर, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। 2022 का जो फीफा विश्व कप होगा फुटबॉल का, उसकी मेजबानी करेगा कतर। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। इसके साथ ही मैंने कुछ लिस्ट भी अपलोड की हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। आगामी जितने भी इम्पॉर्टेंट खेल प्रतियोगिताएं हैं, इनको आप एक नज़र में देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, इनका आयोजन किया जाएगा 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में। उसके बाद 19वें एशियाई खेल होंगे, 19वें एशियन गेम्स होंगे चीन के हांगजू शहर में 2022 में। उसके बाद 20वें जो एशियाई गेम्स होंगे, 20वें जो एशियन गेम्स होंगे, इनका आयोजन किया जाएगा 2026 जापान के शहर नगोया में। उसके बाद 32वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे, ये अब 2020 की जगह 2021 में आयोजित किए जाएंगे जापान के शहर टोक्यो में। तब इसे याद रखिएगा, जापान के शहर टोक्यो में जो है 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। इनका जो आयोजन है 2020 में किया जाना था, परंतु कोरोना वायरस के चलते इसके आयोजन को 1 साल के लिए टाल दिया गया। अब यह 2021 में होगा। इसके बाद 33वें जो ओलंपिक खेल होंगे ग्रीष्मकालीन, ये होंगे पेरिस फ्रांस में 2024 में। उसके बाद 34वें ओलंपिक खेल होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक जो होंगे 24वें, वे चीन के शहर बीजिंग में होंगे 2022 में। उसके बाद 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे, जब मतलब भारत, हमारा जो नेशनल गेम्स है 39वां, हमारे जो 39वें नेशनल्स गेम्स हैं, इनका जो आयोजन है किया जाएगा मेघालय में 2022 में। इसके बाद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप होगा आपका कहाँ पे, तो 2023 का होगा यहाँ पे भारत में। तो आप याद रखिएगा, जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप होगा 13वां, यह भारत में खेला जाएगा 2023 में। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 14वां जो होगा, वह होगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में 2027 में। ये 50 ओवर की बात हो रही थी, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आगामी खेल प्रतियोगिताएं कुछ थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, यह जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह मनाया क्यों जाता है। तो हमारे देश में एक विद्वान थे, सांख्यिकी के जाने माने जनक, सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं पीसी महालनोबिस। इनका नाम है पीसी महालनोबिस। तो इन्हीं का जो बर्थडे होता है 29 जून के दिन को हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा, जो पीसी महालनोबिस हैं, इनके बर्थडे को 29 जून को जो होता है, उसको मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। तथा इन्हीं के नाम पे हाल ही में एक पुरस्कार भी स्टार्ट किया गया है। तो पहला जो पीसी महालनोबिस पुरस्कार है, यह दिया गया है सी रंगराजन, यानी कि चक्रवर्ती रंगराजन को जो है पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, 2021 का जो ओलंपिक खेल होगा, या कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और जापान के टोक्यो शहर में जो है 2021 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेला जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसरो, यानी कि इसरो का पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु शहर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बेंगलुरु शहर में जो है इसरो का हेडक्वार्टर अवस्थित है, तथा इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसके प्रमुख वर्तमान में है के सिवन। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो जो शिमला एग्रीमेंट था, जो शिमला समझौता था, यह हुआ था 2 जुलाई 1972 को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, 2 जुलाई 1972 को। अगला प्रश्न है, जो इडुक्की बांध है, यह किस नदी पर है, आपको बताना है। तो इडुक्की बांध आपको मिलेगा पेरियार नदी पर, तथा यह केरल राज्य में है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, केरल के पेरियार नदी पर जो है इडुक्की बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं,
तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या टोटल है 11। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा मौलिक कर्तव्यों के लिए जो हमारे संविधान में समिति बनाई गई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, इसी स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ही जो है हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई थी तथा इनको जो है आर्टिकल 51A के तहत संविधान में जगह दी गई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सिंधु की सहायक नदी कौन है? तो सभी, यानी कि झेलम, चिनाब और रावी, ये सभी नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ब्रह्मांड को जो है 13.8 बिलियन वर्ष प्राचीन माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। जो है ब्रह्मांड हमारा है इसको जो है 13.8 बिलियन वर्ष जो है पुराना माना जाता है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको बताना है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के शहर संघाई में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। संघाई में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह किससे है? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो सन 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। दो लोग के द्वारा, किसके द्वारा? तो एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे चित्तरंजन दास, यानी कि दो लोग मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा मिलकर जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, भारत का जो रॉकेट प्रक्षेपण पैड है यह कहाँ पे, मतलब कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा, उपयुक्त सभी जो हैं भारत के रॉकेट प्रक्षेपण पैड हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं पेडोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। मिट्टी के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि जो यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका होगा नेशनल जो है यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर के दिन। आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर के दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। यह बर्थडे होता है भारत में किसका? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है भारत में उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह गुजरात के एक केवड़िया जिला है उसी के में बनाई गई, केवड़िया जिला में बनाई गई नर्मदा नदी किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है अब तक की। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो विश्व का पहला कैशलेस देश है स्वीडन, जिसकी राजधानी आपको मिलेगी स्टॉकहोम। तो आप इसे याद रखिएगा, स्वीडन जो है विश्व का पहला कैशलेस देश बना है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर जो है उसका जो गलनांक हो क्या हो जाता है? आपको बताना होगा। मान लीजिए बर्फ है, अगर उस पर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका जो गलनांक है वह बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। बर्फ पर अगर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो होता है वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये उष्मा यानी कि हीट के जो है बहुत ही अच्छे कुचालक होते हैं। आप याद देखिएगा, ये उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि ये उष्मा को जो है सोखते नहीं हैं। इसी कारण से जो है सफ़ेद कपड़ों में हमें गर्मी का कम अनुभव होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, उष्मा के ये बुरे अवशोषक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, उनके उड़ने में कौन सी तरंग इसमें से उनकी सहायता करती है? तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं ये चमगादड़ को रात में उड़ने में सहायता देती हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अल्ट्रासोनिक वेव। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट का अयस्क है। आप याद रखिएगा, बॉक्साइट का ओर यानी कि बॉक्साइट का जो अयस्क है वो होता है क्या? एल्युमिनियम। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दाब की एसआई मतलब दाब का एसआई मात्रक कौन सा है?
तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा किस प्रकाश के बीच होती है? आपको बताना है जो विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य होती है उसकी सीमा जो है किस प्रकाश के बीच होती है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य है उसकी सीमा जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनमो, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, जो डायनमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो यदि पृथ्वी से मान लीजिए कोई चट्टान है, अगर वह चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसका जो भार है वह कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल से, उसके भार में परिवर्तन, मतलब उसका भार जो है कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लासी का जो फेमस युद्ध था, प्लासी की जो फेमस लड़ाई थी यह कब हुई थी? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य, उस समय अंग्रेज का जो सेनापति था वह था रॉबर्ट क्लाइव, ये भी पूछा जाता है। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और भारत की तरफ से किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य हुआ था यह युद्ध, प्लासी का युद्ध। कब? तो 23 जून 1757 को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 23 जून 1757। अगला प्रश्न है, और बक्सर की जो फेमस लड़ाई थी यह कब हुई थी? तो बक्सर का फेमस युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764, यानी कि ऑप्शन बी। तो आप इसे याद देखिएगा, यह हमारे तीन सेनाओं ने इस युद्ध को लड़ा था। एक तो हो गया अवध का नवाब, उसके बाद बंगाल का नवाब, और उसके बाद मुगल बादशाह। इन तीनों की सेनाओं ने जो है बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन था? तो हेक्टर मुनरो जो था उस समय अंग्रेज सेनापति था जिसने बक्सर का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री कह लीजिए या प्रधानमंत्री कह लीजिए, जो सेना प्रधानमंत्री होते थे और शिवाजी के प्रशासन में उनको हम पेशवा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी किसान कन्या, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, किसान कन्या जो थी यह भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम वियना कन्वेंशन यानी कि प्रथम वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला जो वियना सम्मेलन था हुआ था 1815 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका जाएगा 1815। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो टर्की, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, टर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, टर्की को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और यूके के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है स्टीफन बार्कले, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, स्टीफन बार्कले। अगला प्रश्न है, अब भारत जो है अपना G20 शिखर सम्मेलन कब करेगा, यानी कि आगे आने वाले वर्षों में भारत में कब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 2023 में जो है भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 2021 में इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, और 2020 में किसने किया? तो सऊदी अरब ने किया। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसने रक्त समूहों की खोज की थी? तो निम्न में से किसने रक्त समूहों की खोज की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश। तो सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश बना था लग्जमबर्ग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया? तो आर्किटेक्चर की जो पहली यूनेस्को विश्व राजधानी थी यह बनी है रियो डी जेनेरियो, यह ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। यह आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, इसको हम कहते हैं हिंदी में आर्किटेक्चर को। तो वास्तुकला की जो पहली यूनेस्को विश्व राजधानी तो बनाया गया था रियो डी जेनेरियो को। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है?
तो GSAT-11 यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल से GSAT-11 जो है यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश की सरकार ने हाल ही में 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह कदम उठाया गया था नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नेपाल। अगला प्रश्न है, RBI के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वे कौन हैं? तो RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में RBI के क्या है तो गवर्नर हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में UPSC का चेयरमैन बने, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा है जो हमारा भारतीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसका चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल से प्रदीप कुमार जोशी जो हैं ये वर्तमान में UPSC के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली और ट्रेन का सफल परीक्षण किया? तो यह देश है जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से जर्मनी जो है पहला देश बना है जिसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, जर्मनी। तो दोस्तों यह आज का हमारा जो सेट 9 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।